पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पे अजय विंद्रोली की तरफ से सारे भाइयों राम राम। आज पहुंच गए हैं भाई गांव लाली डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में। और आज ये अपना गांव का पशुओं का जो सामान्य अस्पताल है, इसमें डॉक्टर साहब ने पशुपालक भाइयों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाया है, एक मीटिंग रखी है। उस बारे में पता करेंगे डॉक्टर साहब ने आज किस विषय में पशुपालक भाइयों को जानकारी दी है, जानकारी देंगे। और वो कितना महत्वपूर्ण है पशुपालक भाइयों के लिए जानना, उनके पशु के लिए क्या उससे फायदे होंगे, अगर हम उन चीज़ों से जागरूक नहीं होते तो क्या हमें नुकसान होता है। उन सब बातों के बारे में आज स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर वीएसए डॉक्टर सुनील बिश्नोई जी का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुरू किया पशुपालक भाइयों को। देखो जी, मेरा ये मानना है पर्सनली कि एक कर्मचारी या अधिकारी जो सरकारी नौकरी करता है उसकी लाइफ में दो पोस्टिंग जो है ना हमेशा उसके लिए बड़ी यादगार रहती है। एक तो वो पहली पोस्टिंग जहाँ वो जब जॉब ज्वाइन करता है, और एक वो पोस्टिंग जब वो रिटायर होता है। बाकी तो देखो, एक ट्रांसफ़र जो है वो एक जॉब का पार्ट है। तो मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ लाली में रही, और लाली के अंदर मैंने लाली जो हमारा हॉस्पिटल है उसके नीचे लगभग 12 गांव आते हैं। लाली, लालवास, खैरपुर, जलोपुर, कलोठा, अलीका, दादोपुर, ढाणी दादोपुर, नेमड़ी, रत्ताखेड़ा, फुल्ला, भरपुर। तो इन सभी गांवों के अंदर जहां तक मेरे से हो पाया, मैंने हर गांव के अंदर समय समय पे दिन रात जाके लोगों को सर्विस दी, सेवाएं दी। और यही कारण है कि हमारे जितने भी विभाग के प्रोग्राम होते हैं, चाहे वैक्सीनेशन से संबंधित हो या इस बार हमारा वैक्सीनेशन के साथ टैगिंग का काम हो, तो वो ऑलमोस्ट सभी गांवों के अंदर टैगिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। और जो टीकाकरण का काम है वो लगभग 40% वैक्सीन आई है, वो हमने 40% कर दी, और बाकी वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होगी वैसे ही हम कर देंगे। तो सर आज जो अपना मीटिंग रखी है, जो कैंप लगाया है, जागरूक कैंप पशुपालक भाइयों के लिए, इसमें क्या जानकारी देंगे सर? आज जो हमने कैंप लगाया है, उस कैंप को लगाने के पीछे 2-3 मोटे मोटे इशू हैं। मेरी 8 साढ़े 8 साल की सर्विस में वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग कभी कैंप लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। लेकिन इस बार क्या है कि जो टीकाकरण है, जो हमारा मुंह, खुर और गलघोटू का जो संयुक्त टीकाकरण है, उसके साथ टैगिंग का भी एक प्रावधान है कि जो पशु है उसके कान में जो टैग लगेगा। तो इसके अंदर क्या है कि ये मैं पशुपालकों के साथ साझा करूंगा कि ये एक टैग है, छल्ला या मुर्की जैसा लोग लोकल लैंग्वेज में जैसा बोलते हैं। तो ये टैग जो है वो 10 ग्राम वजन का है। मतलब देसी भाषा में आप हम ये कह सकते हैं भी 1 तोड़ा का है। हर आदमी की यूनिक आईडी है जिसको हम आधार कार्ड बोलते हैं। और आधार कार्ड में भी हमने देखा है कि 4-4 डिजिट के 3 सेगमेंट होते हैं, मतलब टोटल 12 नंबर होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि 6 डिजिट के 2 रो हैं। तो ये भी एक आधार कार्ड है और ये भी एक यूनिक है। हमारी जो NDDB ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो आनंद गुजरात में है, जो पूरे भारत के इस सारे प्रोग्राम को देखती है, तो वो ये टैग जो है हर स्टेट को देती है, और हर टैग का अलग अलग नंबर है, वही सीरीज जारी करती है। हम ये कह सकते हैं कि इस टैगिंग वाले मैटर के अंदर हमारी NDDB नोट वाले मैटर की RBI जो रिजर्व बैंक के इक्वलेंट है। पशुपालक भाई टैगिंग नहीं करवाता अपने पशु की, तो कुछ ऐसी सुविधाएं होती है जो सरकार देती है पशुपालक भाइयों को, तो क्या उसके बावजूद भी ये सुविधाएं मिलेंगी उस पशुपालक भाई को? देखो, अभी तक सुविधाएं मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं है। आप गौशालाओं में, नंदीशाला में जाइए, आप वहाँ देखिए। आप आज के टाइम में सोशल मीडिया हमारे पास है, यूट्यूब है, सारे चैनल्स हैं। बाहर देशों में जहाँ बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं, उन सभी डेयरी फार्म में इस तरह के टैग लगे हुए हैं। और आप कई पशुओं में देखेंगे तो एक एक टैग नहीं, 2-2 टैग लगे हुए हैं, एक इस कान में, एक इस कान में। जो बड़े फार्म देखोगे, कई किसी के 5,000 पशुओं का फार्म है, किसी के 4,000 का है, किसी के 2,000 का है। देसी भाषा में बात करूँ, आज हम लाली गांव की बात करते हैं। लाली गांव के अंदर लगभग 1800 के आसपास पशु है, 1800 पशु है। जब ब्यांत का सीजन आएगा, ब्यांत का सीजन आएगा तो लगभग 100, 150, 200 पशु ब्याते हैं 10, 15, 20 दिनों के अंदर। अब ये तो अलग अलग घरों में, इसलिए हमें समस्या नहीं है। लेकिन यही अगर एक ही घर में हो, जिस तरह बाहर के देशों में फार्म में है, तो हमें तो यही नहीं पता चलेगा कि इस कटड़े की या बछड़ी की माँ कौन सी है, कैसे करेंगे। तो वहाँ ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है कि जैसे ही बछड़ी पैदा होती है, सबसे पहले उसकी टैगिंग की जाती है,
ताकि उसकी और साथ में उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, ताकि उसकी पहचान हो कि इस टैग नंबर वाली जो बछड़ी है या बछड़ा है उसकी माँ ये है, ताकि उसी हिसाब से उसकी दूध का, खुराक का सारा सिस्टम आगे बनता है। खून पी लिया इस भैंस ने, 1 साल हो गई ब्याई ने, इब तक नया दूध होके नहीं दे रही। क्यों सोम हो रही है? बाबू छो में क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे बताऊं जी, इस मैस ने खून पी लिया, 1 साल हो गया, नया दूध नहीं होती। इसकी दवाई दो, मैं बता दूं। हाँ भाई, ईब लाया ले ताऊ मेरे संगे, यो न्यूट्रीराइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मन ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्रीडाइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। मतलब हम घरों में एक एक दो दो पशु पीछे ज्यादा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में टैगिंग के कुछ और फायदे भी हैं। जैसे ये एक आइडेंटिफिकेशन का हो गया। उसके बाद एक, जब भी पशुओं का हम बीमा करवाते हैं, सामान्य श्रेणी के जो पशुपालक हैं उनका 100 रुपये प्रति पशु, और जो अनुसूचित जाति से संबंधित रखते हैं उनका निःशुल्क बीमा होता है। तो ये स्कीम हम भी जब भी कभी कैंप लगते हैं तो लोगों को बोलते हैं। सरकार भी अपने विभिन्न जो भी समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से बड़े बड़े इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट देख के लोगों को जागरूक करती है। लेकिन फिर भी या तो सूचनाएं पहुंच नहीं पाती फार्मर तक, या फार्मर उसको उस पर डिले कर लेते हैं, भाई आज निकल करवा लेंगे जो भी है। सर्दियों के सीजन में थोड़ा सा कुछ ठंड की वजह से, कुछ पशुओं को पोषण प्रॉपर ना मिलने की वजह से, कुछ जो बड़े पशु हैं उनका होने की, बुजुर्ग पशु हैं जो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसमें मैंने ये देखा कि जब हमने टैगिंग कर दी तो अब फार्मर्स के जब इस तरह की कैजुअलिटी होती है तो फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ना वो मुर्गी लगा के गए थे, तो इसका कुछ मिल सकता है क्या? तो कहने का मतलब क्या है कि टैगिंग से पहले लोगों में बीमा के प्रति, इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता नहीं थी, लेकिन टैगिंग होने के बाद अब लोगों में इस तरह की जागरूकता हुई है। तो जो जिनके साथ हो गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन किसी फार्मर ने हमें इस मामले में अप्रोच किया उनको हमने कहा भाई आपके पशुओं के टैगिंग लगी हुई है, आप बीमा करवाना चाहो तो आप बीमा करवा सकते हो। कई बार हम गाँव में देखते हैं कि रात को किसी के पशु चोरी हो गए। जब पशु चोरी हो जाते हैं और गाड़ी में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास क्या रहता है कि हमारा पशु कौन सा था, पता कर सकते हो कि ये पशु मेरा है। वैक्सीन क्या है, कब इसका टीकाकरण करवाना जरूरी है, कौन सी बीमारियों से लड़ने में ये लाभदायक रहता है, अगर इसको हम नहीं लगवाते तो क्या नुकसान हमारे पशुपालक भाई को हो सकते हैं। जो मुंह खुर और गलघोटू 2 खतरनाक बीमारी है, जैसा कि नाम है कि मुंह और खुर। तो इसके अंदर क्या होता है कि पशु में जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं और जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, और धीरे धीरे मुंह और जीभ की चमड़ी जो है वो गल के उतरने लगती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब मुंह में इतने छाले हो जाएंगे तो जिस तरह हम रोटी नहीं खा पाते तो पशु भी खाना नहीं खा पाएगा। जब वो खाना नहीं खा पाएगा तो ऐसी स्थिति में पशु कमजोर हो जाएगा, दूध देने वाला पशु का दूध सूख जाएगा, और धीरे धीरे पशु मृत्यु की तरफ चला जाता है। और खुर, इस तरह की समस्याएं खुर के गलने में आ जाती है। गल के जिस तरह खुर उतरने लगते हैं तो पशु ना तो चल पाता, एक जगह पड़ा रहता है। पड़े पड़े पशु पे फिर आपको पता ही है कि चीचड़ है, सर्दियों में जूं है, ये चीज़ें भी ऊपर खून चूसती है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, जब घाव है, घाव के ऊपर कीड़े भी हैं, मक्खियाँ भी बैठेगी, तो इस तरह ये चीज़ें, मतलब एक स्थिति बिगड़ती इतनी गंभीर हो जाती है कि बाद में पशु मौत के कगार पे चला जाता है। गलघोटू का जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया से बीमारी होती है, वो सामान्य तौर पे पशु की श्वास नली के अंदर रहता है, नॉर्मली रहता है। जैसे ही विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी, तब क्या होता है कि शरीर की इम्यूनिटी जैसे ही वीक होती है, बैक्टीरिया है वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है, और पशु के अंदर गले में, सांस नली में इतने झाग बन जाते हैं कि पशु जो है सांस ही नहीं ले पाता। तो ऐसे लगता है पशु को कि उसका कोई गला घोट रहा है, तो उसको सांस ना आने की वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये 2 भयंकर बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये टीकाकरण है। इसीलिए गलघोटू और मुंह खुर का टीकाकरण बहुत जरूरी है। पहले हमारा विभाग जो है दोनों बीमारियों के लिए अलग अलग टीका लगाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से पूरे भारत में केवल हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां इन दोनों बीमारियों का एक टीका लगता है।
अब इस एक टीकाकरण से फायदा क्या हुआ? एक टीकाकरण से फायदा ये हुआ कि एक ही टीके में दोनों बीमारियों से लड़ने की ताकत है। पहले हम 2 बार मुंह खुर के टीके लगाते थे, 2 बार गलघोटू के टीके लगाते थे, तो 4 बार टीके हो गए। अब वो 2 बार टीके लगेंगे, तो पशुओं को भी दर्द कम होगा और हमारी जो टीम है उसका काम भी आधा हो जाएगा। टीका वैक्सीन का जो लगवाया जाता है, किस समय पे लगवाया जाता है पशु को? मार्च में लगता है, इधर सितंबर अक्टूबर में लगता है। अभी हमारे पास 40% वैक्सीन आई, वो हमने घर घर जाके कर दी। ये वैक्सीन 4 महीने से छोटा जो कटड़ा कटड़ी बछड़ा बछड़ी है उसके नहीं लगेगी। जो 7 महीने से ज़्यादा गाभिन पशु हैं उनके भी ये नहीं लगेगी। और या जो पशु आजकल में बीमार है जिसका इलाज चल रहा है उनके भी ये वैक्सीन नहीं लगती। टीकाकरण केवल गाय और भैंस में होता है, भेड़ बकरियों के लिए अलग से वैक्सीन आती है, लेकिन ये जो दोनों बीमारियों का इकट्ठा टीका ये केवल गाय और भैंस में ही होता है। टीकाकरण करवाने के बाद कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं, भाई पशु को बुखार चढ़ गया तो पशुपालक भाई घबरा जाता है थोड़ा, तो उस परिस्थिति में क्या कुछ करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल और बहुत ज़रूरी सवाल है। हमारी वैक्सीनेशन टीम को कई बार कहते हैं कि हमें नहीं लगवाना, जबकि मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं, ये एक चक्र है। जैसे मान लो मैंने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन लगाने के बाद में बुखार आया, बुखार आने के बाद में पशु ने चरना कम किया और चरना कम करने के बाद पशु का दूध सूख गया। पढ़े लिखे लोग हैं या थोड़ी बहुत विज्ञान की नॉलेज रखते हैं, उनको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे पशुपालक भाई, जो जमींदार हैं, जो थोड़े बहुत किसी कारणों से अपने पुराने टाइम में नहीं पढ़ पाए, वो सोचते हैं टीका लगाया और दूध सूख गया। प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जो मेरे युवा साथी हैं, जो उनको कहना चाहूँगा, हर घर के अंदर 10 या 12 पढ़ा बेटा या बेटी है और सबके पास स्मार्टफोन भी है, तो आपकी ये जो मैसेज है वो सब में जाएगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने मुंह खुर गलघोटू देखा है, वो लोग आज मना नहीं करते वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि उनको पता है जब मुंह खुर गलघोटू बीमारी आती है तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं और पशु का दूध सूख जाता है, पशु मर जाते हैं। अब हमारे विभाग के 15 सालों के लगातार टीकाकरण की वजह से ये बीमारी आज नहीं है। जो पुरानी पीढ़ी है उसको उन्होंने मुंह खुर गलघोटू देखा है, पशुओं में मुंह में लाल दवाई से उनको धोते हुए, खुर धोते हुए, राख से सेकते हुए, पता नहीं क्या क्या करते हैं उन्होंने, वो सारे जतन किए हैं। और घर में एक पशु में आ गई तो सारे पशुओं में आ गई, तो उनको पता है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, तो वो तो इस चीज़ के लिए मना नहीं करते। लेकिन जो नई पीढ़ी है उन्होंने ये मुंह खुर गलघोटू नहीं देखा, वो ये सोचते हैं कि ये बीमारी जो है ना कुछ नहीं है। पे YouTube पे कहीं भी टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे इससे संबंधित वीडियोस मिलेंगे, आप उन चीज़ को देखो, देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि इस रोग की भयानकता कितनी है। टीकाकरण के बाद में लगभग ये देखा गया है कि 5 से 10% पशुओं के अंदर बुखार या जहाँ टीका लगा है वहाँ हल्की सी सोजिश, स्वेलिंग या गांठ बन जाती है। तो हम जब जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से हम 6-6 महीने बाद वैक्सीन करने लग रहे हैं, तो हमने ये देखा है और हमारे फार्मर को हमने अपने लेवल पे जागरूक किया है। फिर भी अगर कोई किसी फार्मर को किसी तरह की भ्रांति है तो जहाँ टीका लगा है उस साइट पे, उस जगह पे आप बर्फ़ का सेका अगर 2-3 टाइम कर दें तो वो सोजिश जो है वो कम हो जाती है। अगर बर्फ़ का सेका करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याएं रहती है तो कुछ जो सोजिश को रोकने के लिए जो क्रीम आती है वो क्रीम भी हमारे पास सप्लाई में है, और नहीं होती है तो मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है, तो वो चीज़ें भी फार्मर अपने लेवल पे कर सकता है। कुछ मेरे पशुपालक भाई हैं ऐसी गलती कर देते हैं, ये सोचते हैं भाई पहले एक बार हमारे पशु को बुखार हो गया था तो हमने वो टैबलेट दी थी उसको, अब फिर वही दे दें, ये सही है या गलत है? आप अपने फार्म पे एक थर्मामीटर जरूर रखें। घड़ी देखनी सबको आती है, डिजिटल थर्मामीटर है, थर्मामीटर आप लगाने के बाद में आपको पता लग जाएगी कि क्या टेम्परेचर है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पशु का जो टीकाकरण के बाद बुखार 102 से ऊपर है, तब आप इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो आप हमारे से कंसल्ट करके, फ़ोन करके, सलाह लेके आप पूछ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब उसको बुखार नहीं है। और वैक्सीनेशन के बाद में अब पशुओं को 2-3 दिन खुराक थोड़ी सी ठीक दे दें तो ये चीज़ें मतलब कम हो जाएगी। दूध की दिक्कतें जो समस्याएं रहती है वो नहीं होगी।
और सबसे मोटी बात है, कई बार क्या होता है कि फार्मर की तरफ से ये होता है कि हमने तो जी पिछली बार टीका करवाया था, टीके के बाद में हमारा पशु तो बहुत ही ख़राब हो गया था, हमारे तो इतने पैसे लग गए इलाज करवाने में। देसी भाषा में मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, जिस तरह हम गाड़ी खरीदते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं जब भी, तो हम गाड़ियों में देखते हैं कि साहब गाड़ी चली हुई कितनी है, जेन्युइन कितनी चली हुई है, कौन सा मॉडल है, जेन्युइन चली है या नहीं चली, उसमें हमें पता चलेगा तब जब उस गाड़ी का हम सर्विस स्टेशन से उसका सर्विस का रिकॉर्ड निकलवाते हैं। रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि इस गाड़ी की जो सर्विस है वो कब कब किस किस एजेंसी में हुई है। तो ठीक इसी तरह मैं तो ये मानता हूँ कि टैगिंग के साथ टीकाकरण का जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देगा। मेरी नज़र में तो सबसे पहले पशुपालक को हमारे से संपर्क करना चाहिए और हमें सूचना देनी चाहिए कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है, ताकि अगर ये परसेंटेज ज़्यादा है तो कम से कम हम भी हमारे विभाग में इस बात को सूचित कर सकें कि इस बार वैक्सीन में इस तरह की दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। कि भाई पशुपालन विभाग को इसकी सूचना मिले तो उसके लिए आगे से अपनी और अच्छी तैयारी कर सके विभाग। मुनदी भी करवाते हैं और कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फार्मर थोड़ा सा ढीला रहता है, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आपके इस मंच के माध्यम से मैं ये अनुरोध करूंगा मेरे पशुपालक साथियों से कि जब भी हमारी टीम आए तो इस तरह के दस्तावेज जो हैं वो आप मतलब अपने तैयार रखें, ताकि आपका भी समय बचे और हमारी टीम का भी समय बचे। औरों के माध्यम से देखते हैं कि भैंस 5 लाख की बिकी, 25 लाख की बिकी, जोटा करोड़ का बिका। तो ये जो वैल्यू लगती है, ये वैल्यू लेने वाला और देने वाला दोनों ही जागरूक किस्म के किसान पशुपालक होते हैं। वो क्या करता है, उस पशु की सारी हिस्ट्री देखता है, उसका माँ कौन है, उसका बाप कौन है, उसकी वैक्सीन टीकाकरण कब कब हुआ। टैगिंग के साथ टीकाकरण का जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देगा। वैक्सीनेशन का पूरा रिकॉर्ड इस चीज़ में रहेगा कि YouTube पे जब भी इस तरह की पशुपालन से संबंधित या एग्रीकल्चर या खेती से संबंधित जब भी वीडियो बनती है, उनके नीचे मैंने देखा है लाखों लाखों मिलियन व्यूज आते हैं। किसान है वो तो ये नहीं देखते, मतलब इसको देखने वाला युवा साथी है, और युवा साथी जब ये चीज़ देख रहा है तो मैं उससे कह रहा हूँ कि जब आप देखते हो तो उनमें जो आपको जो अच्छी और रोचक जानकारी और जो सटीक जानकारी मिले, उस जानकारी को आप देखें और उस जानकारी को आप अपने घर में सबसे पहले परिवार में लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। धन्यवाद। में शायद इनकी बदली होगी, हाँ जी हाँ जी। तो इसी पे मैटर पे बात हो रही थी कि अब मतलब आगे पता नहीं इतना बढ़िया डॉक्टर आएगा या नहीं आएगा। पशु बहुत ज़्यादा चोरी हो रहे हैं गांव के अंदर। इससे उसका पता चल जाता है कि कहाँ कौन सा पशु चोरी है, गाड़ी पकड़ी जाती है। तो वैसे तो हमारी कोई पहचान नहीं होती हमारे पशु की। आज सरकार के द्वारा हमें जो भी स्कीम मिलती है, सरकार हमें जो भी स्कीम देती है, और जो जितने भी यहाँ पर पशुपालकों के लिए जो डॉक्टर हैं, अगर वो घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम करता है तो वैक्सीन लगवाने वाले पशुपालकों को इस बात को मानना चाहिए और हर एक पशुपालक को अपने पशुओं के लिए वैक्सीन लेनी चाहिए।